हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इसे हम पार्ट्स में भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक वीडियो में ये पूरा पोर्शन हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूँ, माइंड को फ्रेश करके बैठिएगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है जिन टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? फर्स्ट इज मिनरल। फर्स्ट इज मिनरल्स, ठीक है। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? The elementary part or the compounds in the form of which the metal occur in nature is known as mineral. एलिमेंट्री पोर्शन या फिर कंपाउंड जिस फॉर्म में जो मेटल है वो हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्री फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल मेटल के फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेटल मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मेटल मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिस भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे अर्थ क्रस्ट में, दैट फॉर्म इज नोन एज मिनरल। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे मिनरल्स की? द elementary part or the compounds in the form of which the metal occur in nature are called minerals. उन्हें क्या कहते हैं हम? मिनरल्स। क्लियर? ठीक है। अब ये मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट से ऐसा तो नहीं है आप वहां पे रखा है मिनरल उठाओगे आपको मिल जाएगा, नहीं। आपको अर्थ क्रस्ट में डिगिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करनी पड़ती है और तब जाके आपको मिनरल्स मिलते हैं। So we get those minerals from the earth crust by mining, ठीक है। So जब हम अर्थ क्रस्ट से इन मिनरल्स को माइन करते हैं, these are contaminated with some earthy, rocky and sandy impurities. तो इन मेटल्स के साथ साथ यानी इन मिनरल्स के साथ साथ हमको कुछ अर्दी, रॉकी और सैंडी इम्प्योरिटीज भी मिलती है, ठीक है। आपने क्या किया? माइन किया, डिग किया अर्थ को, उससे आपको क्या मिला? मिनरल मिला। बट दैट मिनरल इज कंटामिनेटेड विद सम अर्दी, रॉकी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज। सो दोज अर्दी, रॉकी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर नोन एज गैंग। उन्हें क्या कहते हैं? गैंग। दोज आर नोन एज गैंग, ठीक है। सो गैंग क्या है? द अर्दी, रॉकी और सैंडी इम्प्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द मिनरल्स। जो हमें मिनरल्स के साथ मिले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गैंग। सो द अर्दी, रॉकी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज associated with minerals are known as gang. इनको हम गैंग कहेंगे। सो गैंग बेसिकली क्या है? गैंग इम्प्योरिटी है जो हमें मिनरल के साथ मिल रही है। क्लियर? नाउ जो मेटल्स होते हैं हमारे,
ठीक है, दीज मेटल्स कैन बी अकर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट्री स्टेट तो मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी हैं जिसको हमने रिमूव करना है। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या है, दैट मेटल्स में बी अकर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स एटसेट्रा। ठीक है, कंपाउंड्स मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इट मींस दैट मेटल कैन अकर in the form of number of minerals, in the form of number of minerals, number of minerals। ठीक है, जैसे आपने क्या कहा, अगर हमारे जो हमारे 92 मेटल्स हैं, हमारे पास 92 मेटल्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ 92 मिनरल्स ही नहीं होंगे। ठीक है, कि आप कहो कि हाँ एक मेटल का एक मिनरल है, वो मिनरल हमने लिया और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नो, एक मेटल के बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक मेटल जो है उसके बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो मेटल बहुत सारे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट कर सकता है। A metal may be present in the form of oxide, a metal may be present in the form of sulfide, a metal may be present in the form of carbonate, and all these are minerals. So metal can occur in the form of number of minerals, but all the minerals are not suitable for the extraction of metal। ठीक है, एक मेटल मान लो ऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, इट इज नॉट पॉसिबल। It means a metal can occur in the form of number of minerals, but all minerals are not suitable for extraction, not suitable for extraction। अब ऐसा क्यों? ठीक है, why all minerals are not suitable for extraction of metal? Because of three reasons. First reason is maybe that mineral contain less percentage of metal, less percentage of metal। मान लो हो सकता है उस मिनरल में मेटल का परसेंटेज कम हो। अब मेटल का परसेंटेज कम हुआ, आपने बहुत प्रोसीजर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, लास्ट में आपको मेटल का छोटा सा अमाउंट मिला, तो क्या फायदा उसको एक्सट्रैक्ट करने का? क्लियर? Or maybe that mineral contain impurity which is difficult to separate, impurity which is difficult to separate। ठीक है, आपका जो मिनरल है उसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो भी हम उस मिनरल को यूज नहीं कर सकते। और मे बी द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब उसमें आपको बहुत ज्यादा आप जो बजट है आपका वो बहुत हाई जा रहा है, तो भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो अ मेटल कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मिनरल्स, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन। वो रीजन क्या है? लेस परसेंटेज ऑफ मेटल, उस मिनरल में मेटल का परसेंटेज कम हो सकता है, तो उस मिनरल से हमें मेटल बहुत कम मिलेगा, तो कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस मिनरल को लेके। या फिर उस मिनरल में ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जिसको निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, या फिर उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज हो रहा हो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल ना हो। तो इन मेथड्स में से अगर कोई भी मेथड वहां पे होगा, कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट रहेगा, तो हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दोज मिनरल्स विच कैन बी यूज्ड
for the extraction of the metals conveniently and economically, those are known as ores. तो ऐसे मिनरल्स, जिन मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज करते हैं, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स. दोज आर नोन एज ओर्स. तो ओर्स किसे कहते हैं? ओर्स दोज मिनरल्स which can be used for the extraction of metal conveniently and economically are known as ores. Are known as ores. क्लियर? तो यहां पे एक स्टेटमेंट बनता है और वो स्टेटमेंट क्या है? दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. सारे के सारे जो ओर्स है मेरे, वो तो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. लेकिन सारे के सारे मेरे मिनरल्स ओर्स हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं. ठीक है? सो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है. क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है क्या? सो द वेरियस स्टेप्स involved in the extraction of metal, the various steps involved in the extraction of metal from its ore followed by the refining of the metal is known as metallurgy. उसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी, जो हमने डिटेल में पढ़नी है. ठीक है? तो डिटेल में हमने क्या पढ़नी है यहाँ पे? मेटलर्जी. ठीक है? मेटलर्जी. और मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी है आपका द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल is known as metallurgy. ठीक है? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जितने स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं. क्लियर? नोट डाउन दीज पॉइंट, देन वी विल स्टडी द मेटलर्जी. ओके, मेटलर्जी में हमने कहा कि डिफरेंट स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं. नाउ डिफरेंट स्टेप्स हमारे जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दीज स्टेप्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, नेचर ऑफ ओर एंड द नेचर ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है? इट मीन्स द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी depends on ये किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ओर, जो आपने ओर लिया है जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका नेचर कैसा है? या फिर नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, उस ओर में जो इम्प्योरिटी है उसका नेचर कैसा है? या फिर नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है? तो इस बेसिस पे जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में, वो अलग अलग होते हैं. ठीक है? ये नहीं कि आपने आयरन के लिए जो मेथड यूज किया है वही आप सोडियम के लिए भी यूज कर रहे हो, या आयरन के लिए जो मेथड यूज किया है वही आप कॉपर के लिए भी यूज कर रहे हो. ये चीज पॉसिबल नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो किस बात पे डिपेंड करेगा? इन सारी चीजों पे. तो मेटलर्जी में जो 3 कॉमन स्टेप्स होते हैं,
यानी जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और रिफाइन करने के लिए हमारे जो 3 मेन स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेन स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, मेन स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस है किसको, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करना, ये इसको मेटलर्जी कहते हैं। अब इस मेटलर्जी में मेरे जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं कि ओर का नेचर कैसा है, इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है, या उस मेटल को, जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। ठीक है, लेकिन 3 कॉमन मेथड ऐसे हैं जो मेथड हर मेटल में यूज होते हैं और उनके अंदर डिफरेंस पड़े। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, सारे मेटल्स में, सब मेटल्स में, मिनरल्स में क्या होगा? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब कौन सा मेटल है, कौन सा ओर है, उसमें कैसी इम्प्योरिटी है, उसके बेसिस पे इसमें अलग अलग मेथड्स होंगे। ठीक है, सेकंड आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, जो ये ओर हम कंसंट्रेट करेंगे उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये 3 स्टेप्स हमारे सारे मेटल्स में क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे, लेकिन इन 3 स्टेप्स के अंदर के जो मेथड होंगे वो चेंज होंगे, डिपेंड्स अपॉन दीज 3, दैट इज नेचर ऑफ ओर, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी एंड नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये स्टेप्स हम यहाँ पे हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर? देखो बेटा, मान लो मैंने क्या किया है, मैंने कहा है आपसे कि आपके पास क्या है, मैंने आपको क्या दिया, सपोज 1 ग्लास शुगर वाटर दिया है। ठीक है, 1 ग्लास शुगर वाटर दिया है और मैंने आपसे कहा कि बिना चीनी मिलाए इसमें शुगर के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, आपने शुगर ऐड नहीं करनी है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है आपके पास, आपने उसमें चीनी ऐड नहीं करनी है, लेकिन शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? आप उस वाटर को रख दोगे गैस पे और उसको बॉईल होने दोगे। बॉईल होने से क्या होगा? शुगर तो जितनी थी उतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन पानी कम होता जाएगा, वाटर कम होता जाएगा। अब अगर वाटर कम होता जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा रिस्पेक्ट टू द वाटर। आ रही है बात समझ में? शुगर अभी भी उतनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में अब उसका अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, पहले मान लो शुगर मेरी 10 ग्राम थी और वाटर मेरा 100 ग्राम था, अब वाटर मेरा 50 ग्राम रह गया है, शुगर अभी भी 10 ग्राम ही है, लेकिन 10 और 50 का रेशियो क्या है? शुगर, यहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। सो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है? मैंने आप लोगों से कहा था, हमें जो मिनरल्स मिलते हैं, हमें जो मेटल्स मिलते हैं, वो हमें मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, अर्थ क्रस्ट में हमें माइनिंग करनी पड़ती है, डिगिंग करनी पड़ती है, तब हमें मिनरल्स मिलता है, और उसके साथ साथ हमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज भी मिलती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को निकाल के उस मिनरल में, उस ओर में मेटल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। Clear? So what is concentration of ore? Concentration of ore is the removal of the earthy, rocky and sandy impurities from the ore to increase the concentration of the metal in the ore. ठीक है? What is concentration of ore? Concentration of ore is removal of gangue.
removal of gangue from mineral to increase the concentration of metal in mineral. ठीक है, मिनरल में मेटल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम सबसे पहले गैंग को रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, अब जो हमें अर्थ क्रस्ट से जो आपका मिनरल मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स, ठीक है। वो किस फॉर्म में मिलता है, वो हमें मिलता है लम्प्स की फॉर्म में, ठीक है। बड़े बड़े वहां पत्थरों की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, लम्प्स की फॉर्म में मिलता है। सो फर्स्ट वी ब्रेक दोज लम्प्स इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन बिग लम्प्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं एंड देन वी कन्वर्ट दीज स्मॉल पीसेस इनटू फाइन पाउडर, ठीक है। अब इसके पीछे का जो रीजन है, ठीक है, दैट व्हाई वी कन्वर्ट द lumps of the ores into fine powder, इसके पीछे का रीजन है to increase the surface area and why, ठीक है। मान लो मैं आपको 2 अंगीठी देती हूँ, एक अंगीठी में इतना बड़ा वुडन ब्लॉक देती हूँ और दूसरे अंगीठी में भी इतना बड़ा वुडन ब्लॉक देती हूँ, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसमें रखा है और मैंने आपसे कहा दोनों में फायर लगाइए, तो पहले फायर किसमें कैच होगी, सेकंड वन। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, फायर के लिए जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है यानी फायर को कैच करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज है, जबकि बड़े वुडन लॉग में वो सरफेस एरिया उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी, जो भी मेथड हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज करेंगे उन मेथड्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लम्प्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फाइन पाउडर में सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे मेथड्स फास्ट होते हैं, क्लियर, ठीक है। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट द लम्प इनटू स्मॉल पीसेस, देन स्मॉल पीसेस इनटू फाइन पाउडर, और फिर इस फाइन पाउडर से हम क्या करते हैं, गैंग को रिमूव करते हैं टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन द मिनरल, क्लियर। नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड दोज मेथड डिपेंड्स ऑन द difference in physical and chemical properties of ore and gangue, जो ओर है और जो गैंग है उनकी क्या फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सारे मिनरल्स के लिए हम एक ही मेथड यूज करेंगे फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और वो मेथड किस बात पे डिपेंड करता है कि जो ओर है और जो गैंग है उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी है, क्लियर। फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट मेथड आएगा दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिक वॉशिंग में जो फर्स्ट थिंग आपने ध्यान रखनी है वो क्या है, दैट दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द हेवी मेटल्स, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ हेवी मेटल्स like iron, tin, lead, etc. तो जो हमारे हेवी मेटल्स होते हैं, उन हेवी मेटल्स के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो मेथड हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, क्लियर। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने इस मेथड के लिए याद रखनी है वो क्या रखनी है, दैट दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग, इट मेथड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस in
डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। जो ओर और गैंग है उनकी डेंसिटीज में जो डिफरेंट है, ठीक है, डेंसिटी मतलब कौन हैवी है और कौन हैवी नहीं है, कौन लाइटर है, ठीक है, इस बात पे ये मेथड मेरा डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस मेथड में होता क्या है, देखिए ये दो चीज आपने ध्यान रखनी है, बाकी होता क्या है मेथड वो तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक क्या है, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए ये यूज होता है, और दूसरा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि ओर और गैंग की डेंसिटीज में डिफरेंस है। हैवी है, ओर हमारे हैवी है, तो गैंग हमारे, ऑब्वियसली बात है गैंग मेरे क्या होंगे, लाइटर होंगे, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टेबल होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग में, एक स्पेशल टेबल होती है एंड दैट टेबल कंटेन ग्रूव्स, उनमें गड्ढे होते हैं, ठीक है। ऐसा आपका एक टेबल होगी और टेबल में आपके क्या होंगे, इस तरीके से गड्ढे होंगे, इस तरीके से, क्लियर। तो उस इसमें क्या किया जाता है, टॉप सरफेस पे क्या किया जाता है, जो ओर है ओर को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, ओर को फैलाया जाता है, और एक साइड से फिर वाटर स्ट्रीम के फॉर्म में, यानी स्ट्रीम के फॉर्म में वाटर आता है, हल्के से नहीं, काफी स्पीड से आपका वाटर आता है। तो वो वाटर स्ट्रीम क्या करती है, अपने साथ जो लाइटर गैंग पार्टिकल होता है उसको तो अपने साथ लेके चले जाती है, लेकिन जो हैवी ओर पार्टिकल्स होते हैं वो इन गड्ढों में फंस जाते हैं, इन ग्रूव्स में फंस जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, एक स्पेशल टेबल होती है विच कंटेन्स ग्रूव, ओर्स को टेबल के टॉप पे फैला दिया जाता है, और एक साइड से फिर वाटर की स्ट्रीम आती है, उस वाटर की स्ट्रीम के साथ जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो हैवी ओर पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रूव्स में फंस जाते हैं, और वहां से हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। आ रही बात समझ में, क्लियर। नाउ second is froth flotation process. Second is froth flotation process. Now froth flotation process, first of all this method is used for the concentration of the sulfide ores. ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपके मेटल्स होंगे वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मेथड हम यूज करेंगे फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर एंड स्पेशली ऑफ कॉपर, जिंक, लेड। कॉपर, जिंक और लेड के जो हमारे सल्फाइड ओर्स होंगे वो सल्फाइड ओर हमारे किससे कंसंट्रेट होंगे, थ्रू द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो मेथड है, ये मेथड किस बात पे डिपेंड करता है, दिस मेथड डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड ore is preferentially wetted by the oil, whereas particles of the gangue is preferentially wetted by the water. अब ये मैंने क्या कहा ये भी समझ में आएगा। देखो, ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है, ठीक है, एक वाटर टैंक होता है, ठीक है। इस वाटर टैंक में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ओर, सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं, पाइन ऑयल, क्लियर, पाइन ऑयल। अब दिस सल्फाइड ओर, ये जो सल्फाइड ओर है, अब इसमें क्या है, इस वाटर टैंक में पहले सिर्फ पानी था, अब इसमें पानी भी है, पाइन ऑयल भी है और सल्फाइड ओर भी है, जिसमें गैंग यानी इम्प्योरिटीज भी है। अब जो सल्फाइड ओर है, जो सल्फाइड पार्टिकल्स हैं, इस सल्फाइड ओर में जो सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं वो तो किसके साथ चिपक जाएंगे, पाइन ऑयल के साथ, ठीक है, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो पाइन ऑयल के साथ ज्यादा है,
ठीक है। लेकिन जो इस सल्फाइड ओर में गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो किसके साथ चिपक जाएंगे? वाटर के साथ। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है। ये कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, जो ऑयल के पार्टिकल्स होंगे यहाँ, ठीक है, ऑयल के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? फोम में, झाग में। ऑयल के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? झाग में। एंड इन द फॉर्म ऑफ स्कम, स्कम के फॉर्म में वो झाग कहाँ आ जाएगा? सरफेस, क्योंकि झाग तो लाइटर होता है ना, लाइटर होता है ना, होता है। ठीक है। आपने कभी कपड़े भिगाए हैं अपने घर में? जब हम कपड़े भिगाते हैं तो या डिटर्जेंट पानी में डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो क्या है? झाग बनता है। वो झाग पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि झाग जो स्कम होता है वो क्या होता है? लाइटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा? ऑयल के पार्टिकल को फोम में कन्वर्ट, यानी झाग में कन्वर्ट कर देगा, और वो झाग स्कम के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा? ऑन द सरफेस। और इस स्कम, ये जो स्कम है ये ऑयल है, लेकिन इस ऑयल के साथ साथ मेरा क्या है? सल्फाइड के पार्टिकल्स। ठीक है। जबकि गैंग कहाँ रह गया है? इस वाटर के साथ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्कम है इसको झाग को ऊपर से निकाल लेंगे, दूसरे वेसल में डालेंगे। आफ्टर सम टाइम वो कोलैप्स हो जाएगा और कंसंट्रेटेड और हमें मिल जाएगा। एंड दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहीं पे मैंने कहा दैट पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड ओर आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द ऑयल, वो ऑयल के पास जाना पसंद करते हैं, वेयर एज द पार्टिकल्स ऑफ गैंग आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द वाटर। क्लियर? दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये मेरा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। क्लियर? ठीक है। नाउ थर्ड यहाँ पे जो आएगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। ठीक है। थर्ड मेरा क्या आ जाएगा? थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, it depends on the fact that the particles of the ore are magnetic in nature, whereas the particles of the gangue are non-magnetic or vice versa. मतलब ore और गैंग में से एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे ये मेथड यूज होगा। ठीक है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग। ठीक है। ओर और गैंग में से अगर एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है तो हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, दिस मेथड कंटेन 2 रोलर। ठीक है। इस मेथड में क्या होते हैं? 2 रोलर होते हैं। ठीक है। जिन रोलर के ऊपर एक लॉन्ग लेदर बेल्ट रोटेट करती है। ठीक है। ये 2 रोलर हैं, इसके ऊपर मेरी लॉन्ग लेदर बेल्ट रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 2 रोलर वन इज मैग्नेटिक इन नेचर। मान लो ये मेरा मैग्नेटिक है। ठीक है। ये जो 2 रोलर होते हैं इनमें से एक रोलर क्या होता है? मैग्नेटिक होता है नेचर में। ये मेरा सेटअप है मैग्नेटिक सेपरेटर का। 2 रोलर होते हैं जिनमें एक लॉन्ग लेदर बेल्ट रोटेट करती है, और इन दोनों रोलर में से एक रोलर मेरा क्या होता है? मैग्नेटिक होता है नेचर में। अब जो नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है उसकी साइड से क्या किया जाता है? ओर को इस बेल्ट के ऊपर भेजा जाता है, ओर को। ठीक है। ओर को, और जो आएगा बेल्ट में वो रोटेट होते हुए यहाँ आएगा। ठीक है। रोटेट होते हुए आगे आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचेगा इस रोलर के पास, अब मान लो इस ओर में जो मेरा ओर है, ठीक है, वो मैग्नेटिक है और जो गैंग है वो मेरा नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है।
तो ये जो मैग्नेटिक रोलर होगा ये ओर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इट इज मैग्नेटिक इन नेचर, जबकि गैंग के पार्टिकल को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, कुछ भी उस पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओर के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गैंग के पार्टिकल पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो जैसे ये पाउडर मेरा यहाँ पहुंचेगा तो ड्यू टू ग्रेविटी जो गैंग है वो तो यहीं पे गिरने लगेगा, यानी यहाँ पे मुझे एक हीप मिलेगा जो किसका मिलेगा, गैंग का। लेकिन जो ओर है वो इसके साथ अट्रैक्ट होते होते आगे तक जाएगा और कहाँ तक अट्रैक्ट होगा, जहां तक इसकी मैग्नेटिक पावर रहेगी, और जैसे इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म होगी वो भी ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा और एक दूसरा हीप बना देगा जो कि किसका होगा, कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो हीप मिलेंगे, एक हीप मिलेगा मैग्नेटिक पार्टिकल का और दूसरा हीप मिलेगा नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल का, जिसके बेसिस पे मेरा ओर, कंसंट्रेटेड ओर और गैंग क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर किस बात पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर या गैंग पे। अगर दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज केमिकल सेपरेटर, जो मेरा फोर्थ है दैट इज केमिकल सेपरेटर। नाउ द केमिकल सेपरेटर मेथड डिपेंड्स अपॉन द difference in the chemical reactivity of the ore and the gang toward a particular chemical reagent। एक केमिकल रिएजेंट के साथ अगर ओर और गैंग की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो अलग अलग है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। सो ये मेथड हम कब यूज करेंगे, व्हेन ओर एंड गैंग हैव different chemical property toward a chemical reagent, toward a chemical reagent, toward a chemical reagent। Let us take one example, एक example लेते हैं। Let us consider bauxite, ore of aluminium Al2O3.2H2। एक और है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है। दिस बॉक्साइट कंटेन्स impurity of iron 3 oxide that is Fe2O3 and sand that is SiO2। इस बॉक्साइट में ये दो impurities होती है मेरी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इसको कंसंट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, बेयर्स मेथड, ठीक है। क्या यूज करूंगी यहाँ पे, बेयर्स मेथड। अब इस बेयर्स मेथड में मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा Al2O3 है, ठीक है, जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट को मैं ट्रीट कराऊंगी विद द हॉट कंसंट्रेटेड 45% NaOH सॉल्यूशन के साथ। यानी यहाँ पे मैं कौन सा केमिकल रिएजेंट ले रही हूँ, 45% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो बॉक्साइट है, दिस बॉक्साइट इज ट्रीटेड विद हॉट कंसंट्रेटेड 45% NaOH सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, दिस Al2O3, ये Al2O3 उस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये SiO2 भी उस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये Fe2O3 उस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बॉक्साइट यानी ये ओर लिया, इस ओर को हॉट कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद मुझे क्या मिला, Al2O3 it reacts with NaOH to form NaAlO2 plus H2O, that is sodium aluminate, और SiO2 it reacts with NaOH to gives Na2SiO3 plus H2, that is sodium silicate, ठीक है। लेकिन Fe2O3 ने रिएक्ट नहीं किया, वो इनसॉल्युबल रहा। क्लियर, मैंने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया।
फिल्टर करने से क्या हुआ, फिल्ट्रेट में मुझे ये दोनों चीज मिली और ऊपर जो अनफिल्ट्रेट था वो पोर्शन था Fe2O3, यानी वो अलग हो गया। तो यानी कि एक इम्प्योरिटी तो मैंने अलग कर दी बाय यूजिंग NaOH। ठीक है, अब मेरे पास जो फिल्ट्रेट है दैट फिल्ट्रेट कंटेन NaAlO2 एंड Na2SiO3। उसके बाद मैं क्या करूंगी, फिल्ट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, फिल्ट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और डाइल्यूटेड। तो मैं अब क्या करूंगी, फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करूंगी, यानी उसमें पानी मिलाऊंगी। पानी मिलाने से क्या होगा, दिस सोडियम एल्यूमिनेट इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होगा ये व्हाइट कलर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इस पे डिसोल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, सो दिस दैट इज NaAlO2, it reacts with water to form AlOH whole thrice plus NaOH, और ये AlOH whole thrice किस फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ PPT, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा। अब मैं फिल्टर करूंगी, फिल्टर करके ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, PPT, दैट PPT इज AlOH whole thrice एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस PPT को मैं वॉश करूंगी, ड्राई करूंगी एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट गिव्स कंसंट्रेटेड एल्यूमिना, कंसंट्रेटेड बॉक्साइट। Clear? It means this AlOH whole thrice on strong heating gives Al2O3 plus H2O in the form of vapors. In the form of vapors. तो मतलब मुझे वहां सिर्फ क्या मिला, प्योर Al2O3, concentrated Al2O3। ठीक है, सो बाय यूजिंग NaOH यूज करके मैंने क्या किया, इस Al2O3 से Fe2O3 और SiO2 को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि इस NaOH के साथ जो ओर था और जो इम्प्योरिटीज थी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल सेपरेटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, जो मिनरल है उससे गैंग को निकाल के मेटल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। उसके लिए हम लम्प्स को स्मॉल पीसेस में और स्मॉल पीसेस को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। ये आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर एंड केमिकल सेपरेटर। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। Now this method depends upon the nature of the matter to be extracted. ये जो मेथड है ये मेथड किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसका नेचर कैसा है। अब जब हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स आपके एवरेज रिएक्टिव होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, हम तीन डिफरेंट एक्सट्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो एक्सट्रैक्शन आएगा यहाँ पे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल which are lower in the reactivity series, lower in the reactivity। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, ये हमने देखा था ये हाइड्रोजन से भी नीचे आते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें भी अगर मैं सिल्वर
गोल्ड और प्लैटिनम की बात करूं तो ये तो मेरे एलिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं, तो ये तो कंपाउंड फॉर्म में रहते नहीं है। इनसे हमें गैंग और आपका जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालना है और ये हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉपर और मरकरी का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो इनके जो ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे, ठीक है, जो ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे उनको रिड्यूस करना काफी इजी होता है, ठीक है। जो ऑक्साइड्स का रिडक्शन होता है वो काफी इजी होता है, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल होते ही नहीं। रीजन बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनके जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है वो उतनी स्ट्रांग होती नहीं है, जिसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो सिंपल हीटिंग से, एक सिंपल हीटिंग से हम इनके ऑक्साइड्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय सिंपल हीटिंग वी रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड मर्करी। बट लेकिन इसके यानी कॉपर और मरकरी के जो ओर्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिनको हम यूज करते हैं कॉपर और मरकरी के एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। सो पहले हमने क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कन्वर्ट द सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ऑक्साइड को हीट करके हम मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू द ऑक्साइड ओर, and to convert the sulfide ore into oxide ore, what we use, a method we use, that is roasting. What is roasting? Roasting is the heating, strong heating of the sulfide ore in the presence of excess of air. Strong heating of sulfide ore in the presence of excess of air. एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में अगर हम सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं और फिर उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रोस्टिंग, क्लियर। और ऑक्साइड बन गया तो फिर उसको हीट करेंगे तो मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सिनेबार, सिनेबार मेरा है ओर ऑफ मर्करी, ठीक है, ओर ऑफ मर्करी HgS plus O2 on strong heating in the presence of excess of air, it gives HgO plus SO2, मिल गया ऑक्साइड। फिर इस HgO को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Hg plus O2, हो गया रिडक्शन। और सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कॉपर ग्लैंस, so copper glance है Cu2S plus O2, strong heating gives Cu2O plus SO2, ठीक है। एंड हेयर, यहाँ पे कॉपर के केस में हमेशा रोस्टिंग में थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना, that this Cu2O reacts with Cu2S on heating gives Cu plus SO2, क्लियर। इसकी जो एफिनिटी होती है Cu2O की, वो Cu2S के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2, तो ये जैसे बनेगा इसके साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो जो कॉपर और मरकरी है उसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना काफी इजी होता है, लेकिन नेचर में हमें उसके सल्फाइड्स मिलते हैं, तो पहले हम सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड्स की सिंपल हीटिंग करके हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स which are middle in the activity series. Middle in the reactivity, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो मिडिल होते हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, अलग अलग, ठीक है।
नाउ दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। सो ये तो नहीं है वो सिर्फ ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, वो सल्फाइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एनी अदर ओर, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी टाइप का ओर है हम उसको किस में कन्वर्ट करें, ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे भी अगर हम कोई ऐसा मेटल ले रहे हैं जिसका ऑक्साइड प्रेजेंट है तो हम उस ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, लेकिन अगर उसका सल्फाइड या कार्बोनेट प्रेजेंट है तो पहले हम क्या करेंगे, उस सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसके केस में दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच आर मिडिल इन द रिएक्टिविटी, इसके केस में हमारे दो स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप जो आता है वो क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ sulfides and carbonates into oxides, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स, क्लियर। अब यहाँ पे दो मेथड जो है जो नेम के साथ होते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग तो हम पढ़ चुके हैं, रोस्टिंग क्या है, स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड, फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड, ठीक है, ZnS plus O2 on strong heating gives ZNO plus SO2, ठीक है। लेकिन कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में अगर हम कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं देन वी गेट द ऑक्साइड ओर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना रोस्टिंग। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन, क्लियर। लेट अस टेक एग्जांपल कैलेमाइन, कैलेमाइन ZnCO3 on heating gives ZnO plus CO2। यहाँ पे CO2 मिलती है और यहाँ पे क्या मिलती है हमें SO2। तो बहुत बार आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है इन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड, रोस्टिंग कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, calcination in the absence of air, roasting in the presence of air। Calcination, in calcination we get carbon dioxide gas, whereas in roasting we get sulfur dioxide gas, clear। now next जो यहाँ पे है that is reduction of oxide, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स को हम सिंपल हीट देके भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है वो उतना वीक नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको सिंपल हीटिंग से हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल हीटिंग से ऑक्साइड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ईदर वी यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक कार्बन, या तो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कार्बन हो गया, और वी यूज हाई रिएक्टिव मेटल्स like aluminium, calcium, magnesium etc. या पोटेशियम etc. ठीक है। तो ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए इन मेटल्स में
मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं, उन मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए या तो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक कार्बन, या फिर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स यूज करते हैं लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम एटसेट्रा। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें बाय यूजिंग कार्बन, मतलब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक इज द चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोक की फॉर्म में अगर हम कार्बन को यूज करें तो वो काफी चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? तो ये जो आपका कार्बन है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्साइड ओर ऑफ दीज मेटल। ठीक है, और इसको ये खुद किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट, Fe2O3 plus C on heating gives Fe plus CO. एंड दिस CO, इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनता है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये CO भी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो जो आपका ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड को जब हम कोक या कार्बन के साथ हीट करते हैं तो वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है, और कार्बन या कोक किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, विच ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर? नाउ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, what is smelting? Smelting है क्या? Smelting is the, what is smelting? Smelting is the reduction of metal oxide, by heating with carbon. ठीक है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना बाय यूजिंग और बाय हीटिंग विद कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। इसको क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है आपका, ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद भी, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होने के बाद भी मान लो हमारा जो ओर है उसमें कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में से कोई एक चीज कर ली, उसके बाद भी हमारे पास कोई इम्प्योरिटी रह गई है, तो स्मेल्टिंग करने से पहले वी ऐड एन एडिशनल सब्सटेंस विच इज नोन एज फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब उस फ्लक्स का क्या काम होता है? दैट फ्लक्स कंबाइंड विद द गैंग टू फॉर्म अ फ्यूजिबल मटीरियल। वो एक फ्यूजिबल मटीरियल बनाता है, किसके साथ? That flux combined with gang to form a fusible material which is known as slag. उसे हम क्या कहते हैं? slag कहते हैं, which is not dissolved in the molten metal, जो कि मेटल में डिसॉल्व नहीं होता है, यानी वो क्या करेगा, और से एक सेपरेट लेयर बना देगा जिसको सेपरेट करना हमारे लिए आसान होगा। So if after calcination and roasting ore still contain impurity, then we add an additional substance called flux. This flux combined with the gangue to form a fusible material called slag, which is not soluble in the molten metal. It forms a separate layer, so it becomes easy for us to remove that layer. ठीक है? For example, in the formation of iron, ठीक है, आयरन की फॉर्मेशन में अगर हमारा जो सैंड की इम्प्योरिटी है, जो सिलिका की इम्प्योरिटी है, वो प्रेजेंट है, ठीक है, SiO2 अगर इम्प्योरिटी की फॉर्म में अभी भी रह गया है, देन वी यूज CaCO3 एज अ फ्लक्स। हम CaCO3 को एज अ फ्लक्स यूज करेंगे। एट हाई टेम्परेचर दिस CaCO3 डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO, ठीक है, this CaO combined with the gang SiO2 to form Ca2SiO4.
विच इज स्लैग, और इसको हम हटा देंगे तो जो हमें और मिलेगा उसमें सिलिका की इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ आयरन इफ वी हैव द इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका, ठीक है, सिलिका की इम्प्योरिटी है तो उसके लिए हम CaCO3 को एज अ फ्लक्स ऐड करेंगे। हाई टेम्परेचर में वो CaO में रिड्यूस हो, हाई टेम्परेचर में वो CaO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कि इस SiO2 के साथ कंबाइन होके एक फ्यूजिबल मटेरियल स्लैग बनाएगा CA2SiO4, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, जिसको निकालना हमारे लिए आसान होगा और इस फॉर्म में SiO2 बाहर आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स एंड द स्लैग। ओके, नाउ मेन टॉपिक पे आए। कार्बन से रिडक्शन हो गया। सेकंड, बाय यूजिंग द हाई रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। अब बेसिकली ये जो मेथड है ना बेटा, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लो रिएक्टिव मेटल है, उसके ऑक्साइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं हाई रिएक्टिव मेटल के साथ, तो हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन ले लेगा, उस यानी उसकी जगह पे हाई रिएक्टिव मेटल चले जाएगा और उसको बाहर कर देगा। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मान लो मैं ZnO की रिएक्शन कराती हूँ एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस Z, ठीक है। या फिर Pb2O3, इसकी रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेगा Pb प्लस Al2O3, ठीक है। एंड दिस मेथड इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी, उसको हम एल्यूमिनोथर्मी कहते हैं। अब ये जो हमारा एल्यूमिनोथर्मी है, इस एल्यूमिनोथर्मी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपको जानना। और वो बातें क्या है? The reaction is highly exothermic. The reaction is highly exothermic. Highly exothermic. यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, यानी बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। बिकॉज ऑफ दिस द मेटल विच वी गेट, जो मेटल हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट वी गेट इन द मोल्टन फॉर्म। वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? मोल्टन फॉर्म, ठीक है। दैट्स वाई दिस एल्यूमिनोथर्मी इज यूज्ड इन द thermite process which is used for the welding of the railway tracks and iron particles, different iron particles, ठीक है। इसलिए ये जो एल्यूमिनोथर्मी है, इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं? यहीं पे आप अगर इसकी रिएक्शन कराओगे Fe2O3 के साथ, Fe2O3 plus Al, it gives Al2O3 plus Fe। दिस Fe किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। और इसको हम किस में यूज करते हैं? वेल्डिंग मशीन में यूज करते हैं इस मोल्टन आयरन को। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरी, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। थर्ड थिंग, the metal which we get in the molten state. That's why we use the molten iron in the welding machines through this process, and that is thermite reaction. Clear? तो जो ये metals होते हैं, जो हमारे middle of the reactivity series में आते हैं, उनके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए या तो कार्बन यूज करते हैं, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, या फिर एल्यूमिनियम और हाईली रिएक्टिव मेटल्स यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम, आपका अगर एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनोथर्मी कहेंगे। और एल्यूमिनोथर्मी से एक और हमारी नेम रिएक्शन बनती है, वो क्या है?
थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? ये हमारा सेकंड हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स which are high up in the reactivity series. High in the reactivity series, like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium. अगर हमारे पास ये मेटल्स हैं और इन मेटल्स के हमने ओड्स को रिड्यूस करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स को ना ही हम हीट करके रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ना ही हम वहाँ पे कार्बन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कार्बन यूज नहीं कर सकते? दो ही तरीके तो अभी हमने रिडक्शन के पढ़े ना। लो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या कहा? सिंपल हीटिंग करेंगे, ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसे सिंपल हीटिंग से हम ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरा, बाय यूजिंग कार्बन, बाय यूजिंग कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हम वो भी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज हम अगर इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे अ वेरी हाई टेम्परेचर, ये रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, लेकिन इट फॉर्म कार्बाइड्स, ये कार्बाइड बना देगा, ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब हमें मेटल तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ना ही हम हीटिंग से इसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम कार्बन का यूज करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो थर्ड था हमारा बाय यूजिंग हाई रिएक्टिव मेटल, वो तो ये खुद ही है। तो अब हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिसिटी, एंड द मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, उस मेथड को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो इनके जो फ्यूज्ड या फिर मोल्टन ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स जो होते हैं, उनके उन ओर से जो मोल्टन और फ्यूज जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, उनसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? हमारे ये रिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, सो बट हाउ वी एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स? by passing electricity through their molten or fused oxides। ठीक है, एक्वस नहीं, नॉट एक्वस, याद रखना, मोल्टन और फ्यूज्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है Na2O, तो जैसे ही इसे मैं मेल्ट करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं इसे मेल्ट करूंगी, मेल्ट करने से ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा? ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, Na पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में, यानी इसका क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है मेरा? कैथोड में। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड में, यानी Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। मिल गया मुझे मेटल। सबसे आसान है इनके मेटल्स लेना। ठीक है, और ये जो O2 नेगेटिव होगा ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O में, और दो O मिलके क्या बना देगा? O2। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ होता है हमारा? एनोड। तो मेटल आयन जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। और क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं
तो सोडियम का रिडक्शन हो रहा है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और ये प्रोसेस सब में प्रोसीड होगी, कैल्शियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स which are हाई इन द रिएक्टिविटी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हो गया हमारा। नाउ यहाँ पे जो हमें मेटल मिलता है, दिस मेटल इज नॉट कंप्लीटली प्योर। ठीक है, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, दैट्स व्हाई दिस मेटल इज नोन एज क्रूड मेटल। इस मेटल को हम क्या कहते हैं, क्रूड मेटल। पहले आया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिससे हमने इम्प्योरिटीज निकाली। फिर दूसरा आया मेरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, जिससे हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया, बट दैट मेटल स्टिल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट्स व्हाई दिस मेटल इज नोन एज क्रूड मेटल। So the purification of the crude metal is known as refining of the metal. जो हमारा तीसरा स्टेप है, that is refining of metal. Refining of metal. So ये है क्या actually? ये है the purification of crude metal. Crude metal. Purification of crude metal. नाउ यहाँ पे जो मेथड यूज होता है, वैसे तो डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड है जो मेजॉरिटी काफी मेटल्स में हमारा यूज होता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज हमारा कॉपर ओर था, कॉपर का ओर था, ठीक है, मान लो हमारा Cu2S था, ठीक है, कॉपर आपका कॉपर ग्लैंस था। कॉपर ग्लैंस को हमने क्या किया, पहले आपका जो सल्फाइड ओर था, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हमने उसको कंसंट्रेट किया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, पहले उसको रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको हमने एल्यूमिनोथर्मी की हेल्प से क्या कर दिया, कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो क्रूड कॉपर मेरे पास आया है, मुझे उसे प्योर करना है। क्लियर? तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक टैंक लूंगी, ठीक है, उस टैंक में क्या करूंगी, दो इलेक्ट्रोड्स बनाऊंगी। एक इलेक्ट्रोड होगा मोटा, एक इलेक्ट्रोड होगा बेचारा पतला। ये जो मोटा इलेक्ट्रोड होगा, ये होगा इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, यानी कि क्रूड कॉपर का, ये क्रूड कॉपर का होगा, ठीक है। और ये जो पतला वाला होगा, ये बेचारा होगा प्योर। क्लियर? ठीक है। इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगी किससे, बैटरी से। अभी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल अभी देखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को मैं डिप कर दूंगी कॉपर के ही कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जिस मेटल को मैंने रिफाइन करना है, उस मेटल के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में उन इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो क्रूड मेटल है और ये जो प्योर मेटल है, ठीक है, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे किससे, आपका इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल वाला कनेक्ट होगा मेरा इम्प्योर कॉपर से, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा इससे, तो आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा ऐसा, जो ये होगा इसमें क्या होगा, यानी इम्प्योर वाले में क्या होगा, जो कॉपर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन यहां से कहां जाने लगेगा, सॉल्यूशन में। इसमें जो कॉपर एटम था, ठीक है, ये जो आपका मोटा जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसमें जो कॉपर था, ये कॉपर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2 पॉजिटिव में। Cu2 पॉजिटिव में, ये Cu2 पॉजिटिव कहाँ गया, सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी Cu2 पॉजिटिव है, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, तो ऑलरेडी Cu2 पॉजिटिव है। तो जैसे ही Cu2 पॉजिटिव यहां से यहां गया, उतने Cu2 पॉजिटिव, मान लो 2 Cu2 पॉजिटिव इससे सॉल्यूशन में गए, तो 2 Cu2 पॉजिटिव इससे कहां चले जाएंगे, यहां, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने रिलीज किया था, वो यहां से फ्लो होते हुए कहां आएंगे, यहां प्योर कॉपर के पास। Cu2 पॉजिटिव जो यहां गया, वो Cu2 पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, और इसके बाहर चिपकने लग जाएगा, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होता जाएगा, ठीक है, और ये चीज क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, क्योंकि यहां से कॉपर के एटम इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव बाहर निकलते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो Cu है वो आके चिपकते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, Cu2 पॉजिटिव यहां से यहां, ठीक है। और क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहेंगे, एनोड, ऑक्सीडेशन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप क्या कहेंगे, अ थिक इम्प्योर metal electrode is formed, a thick impure metal electrode is formed, which is act as a anode. A thin pure metal electrode is formed, which is act as a cathode. These two combine with battery, ठीक है, these two are dipped in the same salt solution, और उसके बाद ये प्रोसेस, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, हम इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे, इसके बाहर जो भी हमारा अटैच हुआ है उसको सेपरेट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, प्योर मेटल। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, सिंपल, ठीक है। सो ये हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मैंने आप लोगों से कहा था वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनने के चांसेस होते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इससे बहुत 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 क्वेश्चंस होते हैं जो बीच बीच में से बनते हैं, ठीक है। तो डिटेल में ये टॉपिक आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू देयर। थैंक यू सो मच।